आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा में हंगामा जारी। स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, बोले हम चाहते हैं सदन चले और चर्चा हो। महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग जांच के बाद कह चुका है वीवीपैट ईवीएम में कोई नहीं है मिसमैच। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा पेच, क्या दिल्ली से ही निकलेगा रास्ता। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, अकेले ही चुनाव लड़ेगी आप, केजरीवाल का ऐलान। क्या भारत में सारे कानून सिर्फ महिलाओं के लिए? अतुल सुभाष के परिवार ने इंसाफ के लिए राष्ट्रपति और पीएम से लगाई गुहार। इजरायल ने सीरिया में मचाई तबाही, 48 घंटों में किए 350 हमले, 80% हथियार बर्बाद। अब खबर विस्तार से। राज्यसभा में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के दलों से जुड़े सांसदों ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक प्रस्ताव सौंपा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा के सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस प्रस्ताव पर अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती है, जो 2 दिन निर्धारित है। आज सभा में आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हटा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। वो मेरे बारे में कुछ भी कहें, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सदन चलना चाहिए। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं।
आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है। हाँ, वो तो आरोप वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने मैं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। यह फैसला मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच इस बैठक के बाद लिया गया है। यह मीटिंग एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी, जिसमें आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। नहीं, देखिए ईवीएम पे भरोसा तो नहीं रहा है। विश्वास की बात जो होती है, हिंदुस्तान छोड़कर, भारत छोड़कर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम का वापर नहीं हो रहा है। तो इतना विश्वास क्या है? लोग चिल्ला रहे हैं कि रिजल्ट जो आ रहे वो जनता के रिजल्ट नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो अलग है। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर विश्वास की बात होती है। तो दुनिया ने जब नकारा है तो हम क्यों ना इसको नकार दें। इस मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ध्यान देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि नया नेता ममता बनर्जी का भी नाम कई लोगों ने होने दीजिए। डेमोक्रेसी में देखो, इंडिया आघाड़ी में 25-30 पार्टियां काम करती है, एक साथ में हम लोगों ने चुनाव को सामने गए थे, और ऐसे में अगर सब लीडर एक साथ आकर नया नेता की बात करते तो ये चर्चा होना चाहिए। और ये कोई नेता एक ही पार्टी का रहे ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। चर्चा में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अडानी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, वह इस देश के नागरिक हैं। सोरोस इस देश के नागरिक नहीं है, वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक को फंडिंग की है। एशिया प्रशांत में नेता सोनिया गांधी वहां की सह संस्थापक हैं। वो हमारे देश में अलगाववादियों और खालिस्तानियों को वित्त पोषित करते हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहते हैं। उनके कांग्रेस नेताओं के साथ संबंध है। इस संबंध में चर्चा को रोकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है। अडानी का मुद्दा कोई नहीं है। अडानी इस देश के हैं, अडानी इस देश के नागरिक हैं, अडानी इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अडानी यहाँ पे सोरोस इस देश का नागरिक नहीं, सोरोस इस देश को अस्थिर करना चाहता है, डिफेम करना चाहता है। आज जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशियन पैसिफिक है, जिसकी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, उसको फंडिंग किया है। वो यहाँ पे अलगाववादियों को फंडिंग करता है, खालिस्तानियों को करता है। जो इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डिरेल्ड करना चाहता और देश को बदनाम करना चाहता वो है। उसके कांग्रेस से संबंध है। निशिकांत दुबे ने वहाँ 10 सवाल पूछा, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, तो अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा न हो सके राज्यसभा में, इसलिए वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब उसमें कोई संख्या हो। आज राज्यसभा में इंडी नाम का गठबंधन कितना रह गया, आज रोज टूट रहा है इंडी गठबंधन से। लोग ममता को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। तो ये जानते हुए इन असफलताओं के, इसलिए इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लेके आए। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के दलील है कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। देखिए, सदन में अगर उनको भरोसा नहीं है, अगर सदन में मुझे लगता है सबको अवसर मिलता है, और इस तरह का आरोप लगा क्यों रहे हैं? इसलिए कि अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपने सोरोस के साथ संबंध को उजागर नहीं होने। झारखंड के हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने मंगलवार को जमकर आंदोलन किया। मंगलवार को हजारीबाग बंद के दौरान NH 33 पर जमकर जाम लग गया। इससे 4 घंटे तक यातायात ठप रहा। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की।
पुलिस लाठीचार्ज के जवाब में छात्रों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जाम के कारण सभी गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। सरकार की मानसिकता बिल्कुल समझ में आ गई है जी। सरकार मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूव करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार सही रास्ते पर है, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो फिर सीबीआई जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए और बिना विलंब किए सीबीआई की जांच उनको अग्रसारित कर देना चाहिए। आप लोगों पर आरोप लग रहा है षड्यंत्र कर रहे हैं, आरोप तो लगाएगा ही नहीं, उनके पास और क्या है भाई। छात्र नौजवान सड़क पर उतर रहा है और आरोप बीजेपी के ऊपर, तो बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा शाही मस्जिद समिति प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कमेटी ने अदालत से एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की है। समिति का कहना है कि वह इस मामले में एक आवश्यक पक्ष है, क्योंकि निर्णय का इस पर असर पड़ेगा, लिहाजा उसे भी पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। कुछ दिन पहले गिनवापी मस्जिद कमेटी ने भी इस मसले पर हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की थी। मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की जड़ में कुल 13.37 एकड़ जमीन का मुद्दा है। तकरीबन 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी हुई है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर भी अपना दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद को बनवाया गया है। इस मस्जिद को औरंगजेब ने 1659 से 70 में बनवाया था। हिंदू पक्ष ने कहा है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाकर अवैध तरीके से कब्जा कर मस्जिद को बनाया था। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में मंदिर मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दिन से 4 दिनों में हो सकता है। इस बीच मुंबई में बीती रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच बैठक हुई है। यह बैठक मेघदूत बंगले पर 1.5 घंटे तक चली। देर रात हुई इस बैठक में मंत्री पद के बंटवारे और पोर्टफोलियो पर चर्चा हुई, लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आज तीनों ही नेता दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मामला सुलझ गया तो 14 या 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। वहीं महायुति नेता कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। खबर है कि शिवसेना के 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें से शिंदे सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादा भूसी, शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, भरत शेठ गोंगांव, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, अर्जुन खोतकर, विजय शिवरके, प्रकाश सुर्वे और आशीष जायसवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। भाजपा से 20 मंत्री, शिवसेना से 12 मंत्री और एनसीपी से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साथ ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर आरजेडी के सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब सरकार और उसका शीर्ष नेतृत्व साजिश के सिद्धांतों पर गौर करना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे वे छुपाना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, चीजों की जांच करवाएं। एक उद्योगपति को बचाने में ये पूरे लोग पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई,
जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। क्या बात। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी अधिकार एजेंसी यानी यूएनएचसीआर की टीम ने मंगलवार को जम्मू के करायाकारी तालाब में रोहिंग्या बस्ती का दौरा किया। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की ओर से गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के इस अभियान का कई संगठनों ने विरोध किया है और अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने भी दखल दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारियों ने रोहिंग्याओं से मुलाकात की। इन अधिकारियों में से एक भारतीय और एक जापानी नागरिक थे। खबर है कि आज फिर से यूएनएचआरसी की टीम रोहिंग्याओं से मुलाकात कर सकती है। इनमें से मार्च में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रोहिंग्याओं को कठुआ स्थानांतरित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कठुआ का दौरा किया था। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक 158 रोहिंग्या शरणार्थियों ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के आधार कार्ड बनवाए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 4 ऐसे एनजीओ की पहचान की है जो रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में मदद कर सकते हैं। बता दें कि जम्मू के नरवाल इलाके में रह रहे रोहिंग्या की जनगणना के बाद उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, जिसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई है और इसको कुछ लोगों ने मानव अधिकारों के विरुद्ध बताया था। कई खबरें ऐसी थीं जिनमें देश विरोधी गतिविधियों में रोहिंग्या के होने की बात कही गई है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां इन बस्तियों पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। दिल्ली में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया गया था कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 15 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को 1 या 2 सीटें दी जा सकती हैं। शेष सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यही आप सबसे कहूंगा कि कृपया कर इस प्रकार की निराधार जो बात है उसको आगे ना बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ये चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हिंसा में जान गंवाने वाले कुछ लोगों के परिजनों ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल नहीं जाने दिया गया था। प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोकने के बाद राहुल गांधी को भी जाने से रोक दिया गया था। हालांकि अखिलेश यादव के खुद अभी तक संभल जाने की कोई सूचना नहीं आई है और न ही पार्टी के पीड़ितों से मुलाकात की कोई संभावना बनती दिख रही है। लेकिन अखिलेश यादव से पहले इस मामले में राहुल गांधी ने बाजी मार ली है। राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से मुलाकात कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपद पर हुई। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेताओं ने इन पीड़ित परिवारों को ढांढस बताया और न्याय के लिए पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गत 4 दिसंबर को संभल के पीड़ितों से मिलने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन यूपी प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। ऐसे में देखा जाए तो संभल हिंसा के बाद जुबानी तीर चला रहे अखिलेश यादव से सामने राहुल गांधी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी मंगलवार की देर रात शाम सामने आ गई हैं। दूसरी ओर सपा ने कहा कि वहां के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की ओर से विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में दिए गए वक्तव्य को असंवैधानिक और संविधान पर हमला करार दिया है। कई दूसरे संगठनों ने न्यायमूर्ति से न्यायिक कार्य वापस लेने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले रविवार को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के भाषण का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। कई अधिवक्ता संगठनों ने भी न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ आंतरिक जांच और अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जरूर मैंने वो बयान सुना है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है जिसके लिए कोई बहुत सीरियस मैटर हो या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत हो। उन्होंने आम बात कही है। उन्होंने जो ऑनरेबल जज मिस्टर शेखर ने आम बात बोली है कि देश हित की बात उन्होंने कही है, देश के दुश्मनों की बात कही है और जो बहुत कट्टरपंथी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कि जो कट्टरपंथी हैं उनसे देश को खतरा है, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बयान में ऐसा कुछ है जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए या बहुत ही गंभीर कोई वैसा विषय हो। वैसा सर, कुछ उन्होंने ये भी तो बात कही थी कि मेजॉरिटी जो है वो लीड करेंगे देश को, इस पर भी तो बात उठी है। कपिल सिब्बल ने बकायदा नहीं, देखिए मेरा अपना ओपिनियन मानिएगा, मेजोरिटी की ओपिनियन अगर मानिएगा तो मेजोरिटी ही रूल करती है। देखिए ये कोई गलत बात नहीं है। मेजोरिटी ही वोट दे के पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनती है, वो प्राइम मिनिस्टर चुनती है, वो अपना प्रेसिडेंट चुनती है, तो रूल तो मेजोरिटी ही करती है। अब इस बात को कुछ दूसरे ढंग से बना के कह दिया जाए वो दूसरी बात है, लेकिन ऑलवेज मेजोरिटी रूल्स, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो एज ए जज उन्होंने कहा है तो इसमें कोई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अतुल सुभाष आत्महत्या का मामला लगातार गहराता जा रहा है। कानूनी धाराओं का फायदा उठाकर निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष को इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। अतुल ने 90 मिनट की वीडियो में सुसाइड करने की वजहों को उजागर करते हुए पत्नी निकिता और लॉ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 24 पेज के सुसाइड नोट में भी उसने अपने दर्द को साझा किया है। अब अतुल के पिता पवन मोदी ने भी बेटी की आत्महत्या को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आया, एक धारा खत्म होती थी तो निकिता दूसरी धारा लगा देती थी। पता तो था ही कि उसको तंग किया जा रहा है उसके ससुराल की तरफ से। अच्छा, पीड़ित है ससुराल से, ये नहीं पता था कि वो इतना पीड़ित है कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। आप लोगों से बातचीत हुई थी? जिस दिन वो एक्सपायर किया उस दिन 10 बजे रात में अपने मम्मी और पापा से बात किया, अपने भाई से बात किया। अच्छा, इनके पिताजी पे केस था तो आप लोगों को जानकारी था केस के बारे में? फैमिली केस था तो केस लोग लड़ते हैं तो उसकी जानकारी क्यों रखेगा लोग? सब अपने अपने काम में अपने अपने लोग लगे हुए हैं, अपना केस वो देख रहे हैं। ऐसा केस तो मर्डर केस तो था नहीं लोग उसकी जानकारी रखता। फैमिली में वो केस की हुई थी, दहेज प्रताड़ना था तो उतना कर रहे थे, पता तो था कि केस की हुई है। क्या लगा, शादी कब हुई थी? 2019 में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बजरंग प्रसाद अग्रवाल। कौन थे आप? मैं उनका चचेरा भाई हूँ। इजराइल ने सीरिया के बशर अल असद शासन के समय बनाए गए सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए उन्हें नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कायदा से जुड़े समूह HTS के सत्ता पर कब्जा करने के बाद इजरायली सुरक्षा बल ने इन सैन्य ठिकानों पर हमले किए। IDF ने मंगलवार को जानकारी दी कि ये कार्रवाई ऑपरेशन वशान एरो के तहत की गई, जो 48 घंटे तक चली। इस ऑपरेशन में असद शासन के दौर की लगभग 80% सैन्य क्षमता को तबाह कर दिया गया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक असद शासन के पतन के बाद से इजराइल ने अब तक सीरिया में 350 से अधिक हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि सीरिया हमलों का मुख्य उद्देश्य सीरिया के राजनीतिक हथियारों के भंडार को निशाना बनाना था। इस दौरान इजरायली नेवी ने अल-कायदा और लताकिया बंदरगाहों पर हमला किया, जहां सीरियाई नौसेना के 15 जहाज मौजूद थे। वहीं सीरिया की विमान रोधी बैटरियां, हवाई अड्डे और हथियार निर्माण केंद्रों को भी तबाह किया गया है। इन हमलों में क्रूज मिसाइल, सतह से सतह और सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह द्वारा सीरियाई हथियार हासिल करने की कोशिशों को देखते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हथियार दुश्मनों के हाथ न लगे। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में इन हमलों को सीमित और अस्थायी बताया है, जिसका उद्देश्य तत्काल सुरक्षा खतरों का समाधान करना है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।